शहजाद साहब, वजीर साहब ये फरमा रहे हैं कि आधी ब्यूरोक्रेसी यूरोप में जायदादें खरीद चुकी है। ऐसी रिपोर्ट्स ये नहीं कि अभी आई हैं, मगर एक वजीर का इस तरीके से ट्वीट करना माजी में भी आ चुकी। कुछ इदारों के पास नामों के साथ अफसरान की पूरी डिटेल्स भी मौजूद है। ये फरमाइएगा कि हाइब्रिड निज़ाम की तारीफें करने वाले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से कर रहे हैं, क्या हाइब्रिड निज़ाम इस पूरी चीज़ की जवाबदेही कर पाएगा कि असल में करप्शन कहाँ हो रही और अकाउंटेबल कैसे किया जाना है, और वो करेंगे इसको? हाइब्रिड निज़ाम तो इसलिए नहीं हमें कहना चाहिए क्योंकि ये तो आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत चल रही है ना। आप मार्शल लॉ की हुकूमत की बात करें कि मार्शल लॉ ही लीडरों ने क्यों इस चीज़ को सही नहीं किया अगर उस ज़माने में मौजूद था। उसका जवाब बनता है, वो ये जवाब बनता है कि जो खुद एक गलत तरीके से पावर में आए हैं वो बहुत सारे महाज नहीं खोलते। और ये तो एक ऐसी मशीनरी है ब्यूरोक्रेसी जो है गवर्नमेंट की कि जिसके थ्रू ये मशीनरी है जिससे गवर्नमेंट चलती है। देखिए, सियासतदान जो है वो हुक्मरान है, सियासतदान हुक्मरान है। जिस मशीनरी के तहत उसने अपना निज़ाम चलाना है वो मशीनरी ब्यूरोक्रेसी है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये ब्यूरोक्रेसी किसी ज़माने में बड़ी इंटेग्रिटी वाली हुआ करती थी, ये मशीन बहुत अच्छा काम किया करती थी। अब जो कुछ इसमें डाला जाता है इनपुट के तौर पे सियासतदानों की तरफ से, जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो उसके बराबर नहीं होता है। इसका मतलब है कि मशीन कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी हुई है। मशीन वो आपको नताइज नहीं दे रही जो कि उसके तवक्को की जाती है एक अच्छी मशीन की तरफ से। कब कॉम्प्रोमाइज हुई है? आप इसकी तारीख में चले जाइए। आपने जिक्र किया कितने लोगों ने बाहर घर बना लिए, कितने लोग बाहर चले गए, तो उनका भी कोई डेटा होना चाहिए ना। वो डेटा खुल के सामने क्यों नहीं आता? कोई स्टडी क्यों नहीं हुई हमें पता लगे पाकिस्तानियों को कितना डेटा है? हो सकता है कि इतने लोग ना हो, लेकिन एक चीज जरूर है, हमें पता होना चाहिए कि हर सेक्रेटरी, हर वजारत का जो सेक्रेटरी होता है, हर वजारत का जो कि वजीर के नीचे होता है, वो उसका प्रिंसिपल फाइनेंस ऑफिसर होता है। उसके चेक के, उसके दस्तखत के बगैर एक पैसा वो वजीर या वजारत या उसका कोई शोबा खर्च नहीं कर सकता। ये ताकत है उस आदमी की। और ये ताकत कब दी गई थी? क्योंकि मशीनरी एक इंटेग्रिटी वाली मशीन थी। उसका ख्याल लोगों का ये था कि ये सीधे संभाल कर रखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमने मशीन को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब तो हमने हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, हमने मुआशरे को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो ब्यूरोक्रेट भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ। इसका हल क्या है? हल ये है कि इस मुआशरे को सबसे पहले मिसाल क्रिएट करनी पड़ेगी। ये जो लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है ना, और ये सच है, हकीकत है कि पैसे के सिवा पाकिस्तान में या किसी मुल्क में, शायद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, कोई काम कहीं नहीं होता, और दफ्तरों में तो बिल्कुल ही नहीं होता। और फिर जब ये मामला चल रहा हो तो हर कोई दफ्तरों में हो या दफ्तरों के बाहर हो या बाजार में हो, वो पैसा कमाता है, खाता है आपसे, और खाता है पैसा, और वो फ्रॉड करता है आपके साथ, और वो हरकत करता है क्योंकि पैसा इस वक्त बादशाह है। तो करप्शन का बादशाह इस वक्त कौन है? पैसा बादशाह है। जिसके हाथ लगे वो हाथ लगाता है। इस वक्त आपकी ब्यूरोक्रेसी जो गवर्नमेंट है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की जरूरत है। और ये जो बात की जा रही है कि हम स्पेशलिस्ट लोगों को सिविल सर्विसेज के लिए लेके आएंगे, एक बिल्कुल जायज चीज है, इसको स्टडी करना चाहिए। इसी के पीछे डीएमजी वाले खड़े हो जाते हैं ना कि हम नहीं करने देंगे। डीएमजी कौन है? जिसने नैब का महकमा आपकी आइन और कानून के अंदर से खत्म करवा के रख दिया। ये वो डीएमजी है, ये वो ताकत है ब्यूरोक्रेट। ठीक हो गया। हम काम नहीं, हम जिंदगी में हम सब ने ब्यूरोक्रेट्स के साथ कहीं ना कहीं मामला रहा। दोस्त भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग नहीं भी हैं, लेकिन ये सब जो मैंने बयान किया ये वहीं से अखज़ किया हुआ, वो देखा हुआ, हमारा जांचा हुआ वो मामला है जिसमें पाकिस्तान गिरा हुआ। दुरुस्त हुआ। हमाद साहब, क्या वाकई पैसा बादशाह बन गया है? पाकिस्तान बनाने वाले सियासतदानों ने आगाज में ब्यूरोक्रेसी के सामने सरेंडर कर दिया था, मशीनरी थी, कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, एक तारीख है पूरी। क्या कहा जा सकता है कि इस्लाह करना आसान है? टॉप बॉटम, बॉटम टॉप, कोई सिरा हाथ में है? जी, नीयत दरकार है। ये सब काम हो सकते हैं। किसकी नीयत? ये सब काम हो रहे हैं दुनिया में, और जिनकी नीयत से हो रहे हैं उनका भी मैं अभी तज़किरा करता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो एक ऑन लुकर यानी बाय स्टैंडर्ड यानी तमाशबीन का बयान लगता है। हालांकि वो वज़ीर हैं और बड़ी दिहाइयों से वज़ीर चले आ रहे हैं। वो असल में इस ट्वीट में शायर कहना ये चाह रहा है कि सिर्फ हमें गालियाँ ना दीजिए, और लोग भी करप्शन कर रहे हैं तो अपनी तोपों का रुख उस तरफ कर लीजिए। वो कल को ट्वीट कर सकते हैं कि अदलिया में बहुत करप्शन है, जो कि है, हमें मालूम है, तो हम उनके पीछे लग जाएंगे, फिर वो किसी और इदारे का नाम ले देंगे। तो हम तो जानते हैं कि हमें खबर है ये शीर व शकर कौन कौन है। तो लिहाजा इस बात में ये तो तय समझिए, जैसे भी जिक्र भी हुआ कि ख्वाजा साहब ने किया ना, जैगम साहब ने सियासतदानों का दिया, दोनों बातें दुरुस्त हैं। तो ये मामला इसी तरह हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं।
क्या मुल्क में करप्शन है, इस बारे में तो दो राय नहीं पाई जाती, हम सब जानते हैं। तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं, ये हर तरफ करप्शन मौजूद है। अच्छा, हमारा इंटरनली तो हम बातें करते हैं, हमारा तजर्बा होता है, जैसे शहजाद साहब ने कहा मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैंने देखी हैं कुछ चीज़ें, समझी हैं, सीखी हैं। इसी तरह एक जो एक्सटर्नल सोर्स होती है वो, क्योंकि हल की बात हो रही है ना, मैं उस तरफ आना चाह रहा था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इदारा है, वो कहता है कि भाई आपके मुल्क में करप्शन, एक इंडेक्स बनाता है वो, कि परसेप्शन ये है कि आप इस दर्जे पर फाइज हैं, तो उसमें भी हमारी 2 दर्जे तनाजुली हुई पिछले 2 सालों के दरमियान। अच्छा, अब आप इसका हल क्या ढूंढते हैं, आप क्या समझते हैं कि कैसे इस मामले को हल किया जाए, जिस तरफ आपने इशारा भी किया कि नीचे से शुरू करें, ऊपर से शुरू करें। तो बात यह है कि हम अपने, एक मिसाल ज़हन में आ गई, हम अपने बुज़ुर्गों से सुना करते थे, वो कहते थे कि हम पूछते थे ना अच्छी शायरी में क्या, तो वो कहते थे यार आपको हम बताएंगे कि मजमून ये होगा, कलाम ये होगा, अलामत इस्तारा, तो ये सब छोड़ दीजिए, आप अच्छा शायर देख लीजिए कोई, तो आपको उससे समझ आ जाएगी कि अच्छी शायरी के वज़ाइफ क्या होते हैं। तो इसी तरह ये आप जो ट्रांसपेरेंसी की लिस्ट बनती है ना, इसमें जो साफ़ सुथरे ममालिक हैं, आप उनकी फहरिस्त देख लीजिए, आपको समझ आएगी कि इन ममालिक में क्या कदर मुश्तरक है, ये क्या कैफियत है जो तमाम मुल्कों में पाई जा रही है, इसलिए वो ऊपर वाले दर्जों पे आपको नज़र आते हैं। तो आपको पहली बात जो नज़र आती है, एक आधे इस्तिस्ना के अलावा, वो सब जमहूरी ममालिक हैं, वो तो ये उनकी बुनियादी बात है। वहाँ पर मालूमात तक रसाई जो है वो बहुत आसान है, वहाँ का मीडिया निस्बतन आज़ाद है। कहा जाता है हमारा भी बहुत आज़ाद है जी, हमारी तो अदालतें भी आज़ाद हैं, लेकिन उन ममालिक की वाकई आज़ाद हैं। दुरुस्त हो गया। इसी तरह रिश्वत का एक बाज़ार है जो हम सबको मालूम है, ये एक निज़ाम है, ओवरसाइट, हुकूमती एहतसाब है उन मुल्कों में। तो ये तमाम एक पैकेज है, एक रूल ऑफ लॉ, उसके अंदर ये सब कुछ होता है। कोई शक नहीं कि हालिया अरसे में पाकिस्तान का आलमी इमेज बहुत बेहतर हुआ, जिसका इतराफ दुनिया भर में किया जा रहा है। मगर इसके साथ साथ बाज़ हक़ाइक़ ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अभी बहुत से चैलेंजेस का भी सामना है। मुल्क की तकरीबन 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंसानी तरक्की के आशारिये में दुनिया के 193 ममालिक में से 168वें नंबर पर है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान से नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है। 2 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आबादी में सालाना इजाफा इस खित्ते में सबसे ज्यादा है। आबादी में इजाफे की शरह 2.5 है। अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ती हुई खलीज और मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम मुल्क को कमजोर करने का बायस बन रही है। ये अदम मुसावात आने वाले वक्त में ज्यादा बड़ा चैलेंज बन सकती है। समाजी और माशी पसमानदगी की वजूहात को नजरअंदाज किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक फाटा अजला, कोहिस्तान और बलोचिस्तान के 17 अजला जैसे वाशिक, खुजदार, कोलू और जोब सबसे ज्यादा पसमानदा है। इन इलाकों में ना सेहत की सहूलतें हैं, ना तालीम, ना रोजगार। बलोचिस्तान में 65% आबादी आर्जी या कच्ची रिहाइश में रहती है। 50% के पास बैतुल खला की सहूलत नहीं और 40% को साफ पानी दस्तयाब नहीं। इन इलाकों में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में सेहत और तालीम पर मजमूई कौमी पैदावार का महज 1% खर्च किया जाता है, जो इलाकाई ममालिक से भी कम है। ये सारी सूरत हाल बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। क्या पाकिस्तान अपने बेहतर हो रहे आलमी इमेज को इन मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल कर पाएगा? क्या इन मसाइल को हल करने के लिए ठोस माशी, सियासी और समाजी इस्लाहात का अमल शुरू किया जाएगा? सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान को अपने इन मसाइल से निकलने के लिए इससे ज्यादा साजगार माहौल फिर मुयस्सर आएगा भी या नहीं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल